फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मौर्य साम्राज्य के बारे में समझाने वाली हूँ, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य जी और उनके पुत्र बिंदुसार के भी पुत्र सम्राट अशोक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, इसमें बहुत सी जानकारी आपको मिलने वाली है। प्लीज़ ध्यान से मेरा वीडियो देखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध पर नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था, जो कि काफी क्रूर और अत्याचारी राजा था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम राजा और संस्थापक थे। इनकी माता का नाम मूर था। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि इनकी माता का नाम मूर था, जिनका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। इसी वजह से इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ गया। चंद्रगुप्त मौर्य कास्ट, इनकी कास्ट क्या थी, यह अभी इतिहासकारों में इसको लेकर कुछ मतभेद हैं। वैसे कहा जाता है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। यही पारंपरिक रूप से माना गया है कि वह मौर्य क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में मैं प्रमुख शासकों के बारे में बताना चाहूंगी। चंद्रगुप्त मौर्य 322-298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य हिस्ट्री, जैसा कि बताया गया है कि इनका साम्राज्य धनानंद को हराकर स्थापित हुआ और चंद्रगुप्त का विशाल राज्य सिर्फ तमिलनाडु और पूर्वी भारत के कुछ जगहों को छोड़कर हर जगह था। चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पीरियड इनका दोस्तों मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 322-298 बीसी है, जिसमें बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस को हराकर उनकी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया तथा दहेज के रूप में उन्हें हेरात, कंधार और काबुल मिला। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उल्लेख रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। सेल्यूकस ने अपने दूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपरों में आ जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के चैप्टर में से भी मैं बता दूं कि कम से कम 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इनके जीवन का अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे, जो इंडिका पुस्तक में सर्वलिखित है। आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य रिलीजन। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा था, जो कि धनानंद की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य था। इनके ही शासन काल में मगध में भीषण अकाल पड़ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरोध में चाणक्य की चली गई चालें उनके नाटक और मुद्रा राक्षस में मिलती हैं, जिनकी रचना विशाखदत्त ने की है। आइए अब आपको मैं बिंदुसार के बारे में बताऊंगी कि बिंदुसार कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार, ये इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो गद्दी पर बैठे। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री थे। चाणक्य तब भी इनके प्रधानमंत्री जब इनके पिता गद्दी में थे, और बिंदुसार के टाइम में भी चाणक्य इनके प्रधानमंत्री रहे। बिंदुसार की आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उस समय यूनानी शासक एंटियोकस ने अपना दूत डाइमेकस भेजा। बिंदुसार की उपाधियां मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, और भद्रसार सिंहसेन बिंदु सही तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा, तत्पश्चात अशोक को भेजा। अशोक के बारे में बताती हूँ दोस्तों। अब अशोक कौन थे? अशोक बिंदुसार का पुत्र था, जो बिंदुसार के बाद गद्दी में बैठा। जैन मनुस्मृति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की
इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन किया था दोस्तों। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर अशोक ने मगध पर शासन किया था। और सिंहली, अनुश्रुत तथा तारानाथ के अनुसार अशोक ने शासन पाने के लिए गृह युद्ध में अपने 99 भाइयों का वध करके साम्राज्य प्राप्त किया था। देखने योग्य बात है दोस्तों, यहाँ पर 99 भाइयों का वध करने के बाद अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया था। अशोक के शिलालेखों और स्तंभ लेखों में से उनके साम्राज्य और सीमा की जानकारी मिलती है। अशोक को उनके अभिलेखों में देवों का प्यारा कहा गया है दोस्तों। आइए मैं आगे ये बताती हूँ कि राजतरंगिणी में पता चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम शासक बताता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक का धर्म बताती हूँ दोस्तों। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि अशोक किस धर्म को अपनाता था और कौन से धर्म को मानता था, किस धर्म का अनुयायी था। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था दोस्तों। यहाँ पर देखने योग्य बात है क्योंकि वो पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। राजतरंगिणी के अनुसार शैव धर्म का अनुयायी भी था। अशोक ने बौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन यह संगीति का आयोजन भी किया था। इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भी श्रीलंका और यमन देश में भी भेजे। अशोक के धम्म दोस्तों देखिए क्या होते हैं। अशोक के अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों को संहिता पुस्तक प्रस्तुत की थी, उसी अभिलेख में इनको धम्म बोला गया है। स्व नियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र है। आगे मैं अब आपको बताती हूँ अशोक के अभिलेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही शुरू किया था। शिलालेख का प्रचलन अशोक ने अपने अभिलेख राज्य आदेश के रूप में जारी किए। अशोक के अभिलेखों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख और स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। ध्यान देने योग्य बात है। इसमें से आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तथा दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था तथा रूमनय देई स्तंभ लेख या लुम्बिनी स्तंभ लेख। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अशोक से संबंधित अन्य तथ्य कौन से थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और महादेवी तथा कारुबाकी उसकी पत्नियां थी। अशोक की 2 पत्नियां थी दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है, महादेवी तथा कारुबाकी। कल्हड़ के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर की स्थापना दोस्तों अशोक के द्वारा की गई है। गिरनार अभिलेख के अनुसार उसने मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिए जगह जगह पर चिकित्सालय बनवाए थे। और भब्रू शिलालेख में बुद्ध के पुत्र राहुल की भी चर्चा मिलती है। आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि मौर्य साम्राज्य का पतन कब और कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन के बल पर टिका था, जिसका सबसे मजबूत आधार था सुयोग्य एवं दूरदर्शी सम्राट। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अनंतः 180 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या के साथ ही मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। इतने बड़े साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, इसका कोई एक कारण नहीं था। कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक स्थितियां, दमनकारी शासन व्यवस्था इत्यादि मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे। देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने सभी जानकारी आपको दे दी है लगभग। बाकी आप नोट्स पढ़कर भी समझ सकते हैं। मैंने इसमें बहुत से मेन पॉइंट छांट कर लिखे हैं जो आपके सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।